हाय पीपल, जय श्री श्याम। आज अपन टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो सेलर के एंड से और बायर के एंड से क्या टैक्स ट्रीटमेंट होते हैं वो हमें देखना होगा। ठीक है, अभी ITR हम इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल की होगी, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज भी की होगी। तो सेल और परचेज में बायर और सेलर के हैंड से क्या टैक्स ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। हालांकि ये आपका जो टैक्स प्रोफेशनल्स है वो देखेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत पता होना चाहिए कि किस हिसाब से जो है प्रॉपर्टीज इमूवेबल प्रॉपर्टी के टैक्स ट्रीटमेंट किए जाते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें भी टैक्स देना पड़ जाता है। उसका क्या कारण है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है, सर्कल प्राइस होती है, गवर्नमेंट की कुछ गवर्नमेंट की कुछ प्राइजेज होती हैं जो लोकेलिटी वाइज होती हैं, जैसे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचते हो, आप सेलर है, आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेच रहे हैं, तो आपके एंड से क्या ट्रीटमेंट होगा। और अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर खरीद रहे हो तो आप पर क्या बर्डन आएगा एज अ बायर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप कोई भी प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचते नहीं है, सामने वाला खरीदता भी नहीं है, बट कुछ केसेस होते हैं जहां पर आप ऐसे टैक्स ट्रीटमेंट्स भी देखने को आपको मिल सकता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अच्छे से समझिएगा। सपोज करिए कि ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को एक प्रॉपर्टी सेल की, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की। वो इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो ए ने सपोज करते हैं 2015-16 में परचेज की, 15-16 में परचेज की। अब मैं आपको क्यों ईयर दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर जो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, एज अ सेलर मैं आपसे बात कर रहा हूं, एज अ सेलर अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग आपने 24 महीने 24 मंथ्स तक होल्ड की हुई है, फिर बेचते हैं तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। और अगर आप 24 मंथ्स के अंदर अंदर बेच देते हैं तो टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर आप 24 मंथ्स के बाद में बेचते हैं तो इसे हम लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में डालते हैं, और लॉन्ग टर्म पर फ्लैट 20% टैक्स आपको लैंड एंड बिल्डिंग पर देना होता है। लेकिन अगर आप 24 मंथ से पहले ही कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग बेच देते हैं तो फिर जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो आपके स्लैब के अकॉर्डिंग होता है, जहां पर 5%, 10%, 15, 20, 30% एंड सो ऑन, जो एक स्लैब बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर टैक्स लगता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए नाम का व्यक्ति, उसने कोई 15-16 में कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी। ठीक है, सपोज करते हैं 15 लाख की परचेज की थी। आज 2023-24 में मान लेते हैं उसने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उसने 15-16, 16-17, 17-18 कोई भी ईयर, मैंने एक अजम्पशन ली कि 15-16 में खरीदी होगी। मेरा टारगेट है कि 24 महीने के बाद मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, 24 मंथ्स के बाद में मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है, आप प्रॉपर्टी को जल्दी नहीं बेचते हैं, आप उसे कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 24 मंथ्स के बाद में बेच रहे हैं, तो सपोज करिए 23-24 में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो फिर यहां पर देखा जाएगा कि जो वो बेच रहा है उसकी सेल वैल्यू क्या है और उस प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या है, सर्कल वैल्यू क्या है, गवर्नमेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो भी देखी जाएगी, और जो जितने रुपए में आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं वो भी देखी जाएगी। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूं कि 23-24 में सपोज करते हैं कि उससे पहले मैं परचेज, मैंने आपको बता ही दिया है कि वो प्रॉपर्टी मैंने 15 लाख की परचेज की थी 15-16 में। अब मैं उस प्रॉपर्टी को 40 लाख रुपीज, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 40 लाख रुपीज में वो प्रॉपर्टी मैंने बेच दी। अब जो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सबसे पहले आपको वो टैक्स ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचते हैं तो फिर क्या इंप्लीकेशंस यहां पर आएंगे। अगर आप डॉट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 40 लाख है और आप 40 लाख में बेच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 40 लाख आपकी सेल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप जो बेच रहे हैं वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेच रहे हैं, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मैं मान लेता हूं 50 लाख है, आपने उस प्रॉपर्टी को 40 लाख में बेच दी। कितने में? 40 लाख रुपीज में आपने बेच दी, यानी कि 50 लाख की प्रॉपर्टी आप 40 लाख रुपए में आप बेच रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर कैलकुलेशन आप किस हिसाब से करेंगे। यहां पर पहले मैं सेलर के एंड से बात कर रहा हूं, फिर बायर ने भी एक तरीके से 50 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख में खरीदी है, तो बायर को भी यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। बताता हूं कैसे। यहां पर क्या हुआ कि जो ए है उसने 40 लाख की प्रॉपर्टी
मतलब 50 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख में बेची, तो यहां पर जो सेल वैल्यू ली जाएगी ना, वो सेल वैल्यू 50 लाख ही ली जाएगी। वो सेल वैल्यू कितनी ली जाएगी? 50 लाख। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट किया है, एक सेक्शन भी है सेक्शन 50C, जिसमें कहा गया है कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपका जो एक्चुअल सेल है वो नहीं लिया जाएगा, टैक्स आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पर ही देना होगा। तो यहां पर 50 लाख ही आपकी क्या रहेगी? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रहेगी। हालांकि जो मैं सेक्शन बता रहा हूं, अगर आप सेक्शन ध्यान में नहीं है तो आप सिर्फ सुन लें, सेक्शन 50C में यह भी कहा गया है कि 10% तक का वेरिएशन अलाउड है, 10% तक का वेरिएशन अलाउड है। 10% का वेरिएशन ध्यान से समझना क्या है कि अगर मेरी ये मैंने 40 लाख में बेची, अब इस 40 लाख का मैं क्या करूंगा, इसका मैं 10% लूंगा, वो कितना आ रहा है? 4 लाख। यानी कि अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 44 लाख तक होगी, अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 44 लाख तक है और अगर मैं 40 लाख की बेच रहा हूं तो फिर मेरे को 40 लाख पे टैक्स देना है। यानी 10% तक का वेरिएशन अलाउड है। आप 10% अपनी एक्चुअल सेल का 10% निकाले, अगर वहां तक आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक्चुअल जो सेल है, जो आपकी जेब में पैसा है, आपको टैक्स उसी पर देना है। लेकिन अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10% के वेरिएशन से ज्यादा चली गई, जैसे कि मेरे एग्जांपल में 44 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए थी, कितनी चली गई? 50 लाख चली गई। 10% के वेरिएशन से अगर ज्यादा चली गई तो फिर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही आपका एक्चुअल सेल कंसीडरेशन, सेल वैल्यू माना जाएगा। आपको टैक्स इसी 50 लाख पर ही देना पड़ेगा। आप भले ही आपने बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपीस लिया हो, यू हैव टू पे टैक्स ऑन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, दैट इज रुपीज 50 लाख। फिर इसमें से माइनस करते हैं हम कॉस्ट। हालांकि कॉस्ट 15 लाख माइनस नहीं होती है, क्योंकि 15 लाख 15-16 की प्राइस है। इसको कन्वर्ट किया जाता है इंडेक्स के माध्यम से 23-24 में। कन्वर्जन कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैंने कन्वर्ट कर ली, कन्वर्ट करने के बारे में लेट्स सपोज ये 30 लाख बन रहा है, तो फिर आपको 20 लाख पर 20% टैक्स देना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपको 20% टैक्स लगता है, सेक्शन 112 यहां पर लगता है, तो आपको 20% टैक्स देना होता है अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 24 मंथ से अबव परचेज आज की और 24 महीने तक होल्ड किया, 24 मंथ तक होल्ड किया, उसके बाद बेचा। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि बायर के एंड से क्या ट्रीटमेंट होगा। बायर ने भी तो एक तरीके से 50 लाख की प्रॉपर्टी कितने पे परचेज कर ली? 40 लाख में परचेज कर ली। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बायर को भी यहां पर टैक्स लग जाएगा। बायर के लिए जो 40 और 50 का डिफरेंस है, दैट इज रुपीज 10 लाख। भाई एक तरीके से तूने 50 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख में खरीद ली, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि 10 लाख रुपए तुझे गिफ्ट के तौर पर मिल गया है। ठीक है, कि 50 लाख की चीज अगर आप 40 लाख में ले रहे हो, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। जहां मेरे एग्जांपल में 10 लाख रुपए है, दैट विल बी ट्रीटेड एज गिफ्ट। उसे क्या मान लेंगे? गिफ्ट मान लेंगे। सेक्शन याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये सेक्शन 56(2)(10) में टैक्सेबल हो जाएगा बायर के एंड से। तो बायर को अदर सोर्सेज में 5 हेड्स होते हैं, उनमें से एक अदर सोर्सेज होता है, या आप टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाकर आप ये मान लें कि आपकी ये अदर इनकम मान ली जाएगी, गिफ्ट मान लिया जाएगा अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर खरीदते हैं। तो आप ऐसा ना सोचिए कि आपको फायदा हो गया है, नहीं, टैक्स में आपको नुकसान हो गया है। आपको गिफ्ट मानकर टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो वही नोटिस, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशंस के प्रावधान आपके ऊपर में लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर खरीद रहे हैं तो फिर दिक्कत का सब्जेक्ट है सेलर के हैंड से भी, क्योंकि सेलर को एक तरह से 40 लाख उसके अकाउंट पे आ रहा है, बट टैक्स उसको 50 लाख पे, जैसा कि मेरे एग्जांपल में था, उस पर देना पड़ रहा है। और बायर भी एक तरीके से 40 लाख की चीज भले ही खरीद रहा हो, टैक्स उसे 50 लाख पर देना पड़ा है। हाँ, ये अलग बात है कि जब बायर इस 10 लाख रुपए को गिफ्ट ट्रीट कर लेगा, तो जब बायर उस प्रॉपर्टी को बेचेगा तो उसके लिए कॉस्ट 50 लाख होगी। उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी? 50 लाख। जाहिर सी बात है, 40 लाख उसने पे कर दिए, 10 लाख उसने गिफ्ट के माध्यम से, तो उसकी जेब से 50 लाख चला गया है। तो बायर के हैंड से वो सेक्शन 49 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बताया गया है, बट इतना ना करें, आपको बायर के हैंड से वो कितना मान लिया जाएगा? 50 लाख मान लिया जाएगा। ये तब है जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से आप कम पर ले रहे हैं। अगर आप डॉट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे चल रहे हैं तो अच्छी बात है, जो एक्चुअल है वो स्टैम्प है, वही आपकी सेलिंग है, वही आपकी बाइंग प्राइस है। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा में भी बेच रहे हैं तो फिर जितने में आप बेच रहे हैं वही एक्चुअल आपकी
सेल कंसिडरेशन, सेल वैल्यू मानी जाएगी, वो बायर के लिए कॉस्ट होगी। गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स जाने से दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को कम टैक्स जाने से दिक्कत है, ठीक है। तो अगर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर दे रहे हैं तो आप ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहां पर दो चीजें होती है, एक आपने सेल एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, और एक आपने रजिस्ट्री करवाई, तो दोनों की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की, जैसे मेरे पास में आज ही एक एग्जाम्पल आया, एग्जाम्पल में कि अगर मैं मान लीजिए 2 लाख 5 लाख रुपए सर उसको दे देता हूं, किसको, सेलर को, साई पेटे अगर मैं दे देता हूं, तो अब मैंने आज एग्रीमेंट कर लिया, आज मैंने उसको 5 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए मुझे और देने हैं, लेकिन 10 लाख में जो है उसको 3 महीने बाद दूंगा, जब मेरा लोन का प्रोसीडिंग या मेरे को जो भी मेरे को पैसे की व्यवस्था है मेरे को वो करनी है। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आज एग्रीमेंट कराया तब भी अवेलेबल है, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जब मैंने एग्रीमेंट, जब मैंने रजिस्ट्री करवाई, एक्चुअल पोजीशन ट्रांसफर करवाया, तब की भी मेरे को गिवन है। तो फिर मुझे कौन से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी चाहिए, तो मैं आपको इसका भी वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा, थोड़ा सा सुन ले। यहां पर आप जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उस दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं, जब आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जरूरी नहीं है, ऐसा लॉ में कहा गया है। फिर भी मैं इसकी डिटेल में एक जो है वीडियो आप लोगों के लिए और बना दूंगा। आज के लिए मेरा इतना ही टारगेट था कि अगर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर आप लेते हैं तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय श्री श्याम।